वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैसूर और पंजाब क्षेत्रीय प्रांत को। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने मुगल साम्राज्य का पतन देखा। और जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, धीरे धीरे उसके साथ आप देखेंगे कुछ स्वतंत्र राज्य भी बनने लगे थे। तो हमने बंगाल को डिस्कस कर लिया था, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल रहा वो भी हमने देखा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर में कैसे अपना साम्राज्य फैलाएगी और कैसे मैसूर स्वतंत्र हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो दोपहर 1 बजे डेली ये क्लास मेरे साथ आप कर सकते हैं, जिसमें जीएस सेक्शन कवर करती हूँ। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस सेक्शन आपका यहाँ से जरूर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड करके अपने जो कोर्स जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। और हाँ, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे आप तो फ्लैट 20% इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप यूपी पीसीएस, आरओ री एग्ज़ाम या अदर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करें, सभी कोर्सेज को आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप सिर्फ पीडीएफ कोर्स भी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आप लोग से एक चीज़ और डिस्कस करना चाहती थी कि आप लोगों में से कुछ बच्चे मुझे कमेंट कई बार कर चुके हैं कि पॉलिटी में जो सारे आर्टिकल हैं मैम एक साथ वो आप करवा दीजिए। क्या आप लोग सारे आर्टिकल एक साथ पढ़ना चाहते हैं एक ही जगह? अगर हाँ तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वरना जैसे क्लासेस चल रही हैं लगातार वही क्लासेस चलती रहेंगी। तो मैसूर क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं अंग्रेज़ों के साथ मैसूर का कौन कौन सा युद्ध हुआ और किन के बीच हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जब बात करते हैं तो 1768 टू 1769 एडी के बीच में ये युद्ध चलता है। और ये जो युद्ध था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज़ों की आक्रामक नीति का परिणाम था। उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम 1766 में इनके साथ संधि की और अंग्रेज़ों को निज़ाम ने क्या किया, उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मना लिया, जिसके बदले में उन्होंने हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दे दिया था। अब इस युद्ध में हैदर अली विजयी हो जाता है। इस युद्ध के समय गवर्नर वेरेल्स था और युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। ये हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ज़्यादातर आप डेट याद रखेंगे, अगर क्रोनोलॉजी में लगाने को आया तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जब बात करेंगे तो ये शुरू रहता है 1780 में और चलता है 1784 ईस्वी तक। तो 1771 ईस्वी में मराठे जो होते हैं वो मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन मद्रास की जो संधि हुई थी इसके अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली से कहा था कि अंग्रेज क्या करेंगे, उनकी सहायता करेंगे अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है, खासकर मराठों से। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। अब हैदर अली ने निज़ाम और मराठों के साथ मिला और इनसे मिल करके अंग्रेज के विरुद्ध एक मोर्चा बना लिया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का आरंभ हो जाता है। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदानों में बुरी तरह परास्त किया। अक्टूबर 1780 ईस्वी में अर्काट पर भी अधिकार कर लिया और इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया और 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना होता है जनरल आयरकूट से और इसने क्या किया, पोर्टो नोवो का युद्ध होता है नवंबर 1781 में। यहाँ पर पोल्लीलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त कर दिया था। तो ये पोर्टो नोवो का युद्ध याद रखना है, आप इसकी डेट भी लिख सकते हैं, नवंबर 1781 में। कहाँ पर होता है वो जगह लिखिए। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब इस युद्ध को जारी रखता है टीपू सुल्तान। इस टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने, अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने, ईरान, कुस्तुनतुनिया जिसे आधुनिक इस्तांबुल कहते हैं, अफगानिस्तान, फ्रांस में दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना भी की थी। अब देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, वो होता है 1790 से 1792 ईस्वी तक। तो 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। एक पत्र लिखा और टीपू सुल्तान ने इसे संधि के उल्लंघन के रूप में देखा और 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया टीपू सुल्तान ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। पहला चरण अंग्रेजों का सेनापति था जनरल मीडो,
ठीक है, टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मीडो को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। पहला युद्ध किसके साथ हुआ? पहले चरण में मीडो के साथ। ऐसे में दूसरा चरण 1790 में शुरू हुआ और जिसका नेतृत्व किया कॉर्नवालिस ने खुद। तो मार्च 1791 तक उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया था। 1791 ईस्वी में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से इस युद्ध की शुरुआत कर दी। अब तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता से आप देखेंगे विडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर ये सारे सैनिक साथ में आ गए और टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, परंतु अंग्रेजों की सामरिक स्थिति अब मजबूत होने के कारण उसको आत्मसमर्पण करना पड़ गया और मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। इसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़िए, ये होता है मार्च 1799 ईस्वी से मई 1799 ईस्वी तक। इस बार अंग्रेजों के जो मुख्य सेनापति थे वो आर्थर वेलेस्ली थे, हैरिस और स्टुअर्ट थे। 2 घमासान युद्धों में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और श्रीरंगपट्टनम के किले में उसने शरण ले ली। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 ईस्वी को उस पर कब्जा कर लिया। अब टीपू बहादुरी से दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया और टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया और इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। सालबाई की संधि, तो सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की जो युवा माधव राव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करे और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करे और मई 1782 में हुई इस संधि को सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है। तो सारी संधियां एक पास लिख लीजिए, युद्ध के बाद जो जो संधि हो रही हैं और उनकी डेट जरूर मेंशन कर लीजिएगा। मैसूर से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक को कृष्णराज को बिठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया था। फिर बेगम समरू के बारे में भी याद कर लीजिए, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1750 से 1836 में ये रहती हैं बेगम समरू, इनका शासनकाल है। तो क्या होता है, इसमें मेरठ के निकट सरधना में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण इन्होंने कराया था और बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। महाराणा रंजीत सिंह के बारे में भी जान लीजिए, इनका जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1780 को हुआ था। सुकेर चकिया मिसल के ये मुखिया थे, महासिंह के घर में इनका जन्म हुआ था और महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुई थी अमृतसर की संधि। कई बार इसकी डेट पूछी जाती है। रंजीत सिंह ने ही 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र होता है खड़ग सिंह, ये सिंहासन पर बैठ जाता है। फिर होता है चिलियावाला का युद्ध। तो चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड गफ। सिख सेना थे शेर सिंह, इनके नेतृत्व में लड़ा गया ये युद्ध और इस युद्ध में देखेंगे कोई भी रिजल्ट नहीं आया, अनिर्णीत युद्ध था। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो एक तरह से हम लोग रंजीत सिंह का शासनकाल भी आगे डिस्कस करते चले जा रहे हैं। सिख साम्राज्य में जो अंतिम शासक थे वो दलीप सिंह थे और उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। तो दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़ा और ईसाई धर्म को अपनाया था, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और दलीप सिंह का जो निधन है वो होता है 1893 ईस्वी में। फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी अंत्येष्टि हुई थी इंग्लैंड में। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया। जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल थे, इनको सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो क्लाइव भारत में गवर्नर के रूप में आता है 1757 से 1760 ईस्वी में, दोबारा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहता है। इस दौरान उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। आपको याद होगा हमने बक्सर का युद्ध पढ़ा था, तब मैंने आपको इलाहाबाद की संधि पढ़ाई थी। तो अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसी के समय पर हुआ था और क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। क्लाइव एक सैन्य जननेता था और विलियम पिट का यह कथन है कि क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था।
के.एम. पणिक्कर का क्या कहना है? ये 1765 से 1772 ईस्वी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, इसको इन्होंने बोला कि बंगाल में डाक होकर राज्य स्थापित कर दिया गया। वांडीवॉस का युद्ध पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर से रिवाइज कर लीजिए। जनवरी 1760 में हुआ, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता सर आयरकूट थे, जबकि फ्रांसीसी सेना के नेतृत्वकर्ता काउंट डी लाली थे। अब हैदराबाद के रूप में देखिए, जो स्वतंत्र राज्य था ये स्थापित हुआ, किसने किया इसको? 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह या फिर चिनकिलिश खां भी इन्हीं का नाम। अक्टूबर 1724 ईस्वी में सूकरखेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन जाता है। और 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा इन सब में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई थीं। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। इसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित था, इसके तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था और जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। तो अभी आज हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया? मैसूर साम्राज्य और पंजाब साम्राज्य के बारे में। तो आप इन दोनों को मिलाकर के पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ज़रूरत थी, वो इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया है। इसकी डिटेल अगर आप एनालिसिस चाहते हैं या फिर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ PDF भी आप परचेज कर सकते हैं। सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। इंडियन ज्योग्राफी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, अब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करूँगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो वीडियो मर्ज करके दे दूँगी, अदरवाइज प्लेलिस्ट में मैंने सारी क्लासेस ऐड की हुई हैं, आप एक एक करके उनको देख सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।